नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहा है। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के हस्ताक्षर हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ही एक बार फिर से यह मुद्दा यूपी की सियासत पर हावी है। जहां सपा सुप्रीमो कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं अनुप्रिया पटेल भी सरकार से अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से मुद्दे पर बयानबाजी तो खूब है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाले उपचुनाव पर इस मुद्दे पर क्या प्रभाव होने वाला है, आने वाले राजनीतिक पैतरे इसकी तस्दीक करेंगे। तो आज बात इसी की थी, ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दे पर पहले से छिड़ी राजनीतिक बयानबाजी के बीच ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शिक्षक एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे, उसने इस मुद्दे की सियासी तपिश का एहसास सत्ता से लेकर विपक्ष तक को करा दिया है। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद और हाई कोर्ट की लिस्ट पर रोक लगने के बाद ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी एक बार फिर से सियासी हाहाकार लाने के लिए तैयार है। एक तरफ तो कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ यूपी में आने वाले समय में उपचुनाव के बीच अब ये मुद्दा यूपी की सियासी फिजाओं का रुख मोड़ रहा है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने में देर न लगाई। मामले पर सपा सुप्रीमो शुरू से ही जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, तो वहीं अब अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार पर दोहरा खेल खेलने का आरोप चस्पा कर दिया। आरोप लगाते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबा लटकाने का जिक्र भी अखिलेश ने किया। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं, सरकार 3 दिन के काम के लिए 3 महीने का इंतजार करा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ ही एनडीए सरकार में सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सरकार से आगे बढ़कर आरक्षित वर्ग को न्याय दिलाने की बात कही और शिक्षकों की लड़ाई पहले की तरह जारी रखने की जिक्र भी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अभ्यर्थी भी केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव कर न्याय की गुहार लगाते दिखे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जहां विपक्ष इसे सरकार की सियासी चाल करार दे रही है, तो वहीं सरकार शिक्षकों के साथ खड़े होने का दम भर रही है। मगर सीधी बात ये कि शिक्षक भर्ती के इस मामले को लेकर जहां यूपी में
सपा इनके सहारे एक बार फिर से अपनी चुनावी नाव को धार देने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी के तमाम पैतरों के बाद भी ये मुद्दा सरकार और संगठन दोनों के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि एनडीए के अपने सहयोगी भी सरकार की सुस्त चाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि शिक्षक भर्ती का ये मामला चुनावी बिसात में किसे शह और किसे मात दिलाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर सियासी बिसात पर यह मुद्दा अब अव्वल रहने वाला है। ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी वन रक्षकों को बधाई, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने जो चैलेंज है वह जलवायु परिवर्तन के लिए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक अनियोजित विकास भी है, प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग भी है। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, देखते हैं वहां पर किसी भी सीजन में जाइए, जंगलों के बीच से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जंगल जल रहे होते हैं, जंगल जलेंगे, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, भूस्खलन होगा, असमय तमाम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना न केवल वन्य जीवों को करना पड़ेगा, बल्कि मानव भी उससे वंचित नहीं रह सकता। और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सके। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा की, किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक बड़ा दायित्व जो 647 वन रक्षक आज तैनात हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के बाद यह दायित्व आने वाला है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है, और वह भी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिवली, जन सहभागिता के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, संस्थागत संस्थाएं हैं, इनको
नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक है, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश की साइबर सुरक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि देश का विकास साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संभव नहीं। साथ ही साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है। की गई तो जैसे आगे बताया गया, एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे, उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें
सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। तो खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के 15-16 विधायक टिकट की आशा में हमेशा से मेरे संपर्क में है, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि वर्तमान में उनके लिए भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे। नहीं है क्या? आप ही लोग बताइए। हेमंता जी और कितने विधायक संपर्क में हैं? देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मानना शुरू कर देगा, धंधा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। कितनों के लिए और जगह है? हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में है, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट लगता है कि नाराज है क्या? नहीं, नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। मान लीजिए एक नाम बोल दिया, विधायक का नाम बोल दिया ना, बंधु तिर्की, उनका साथ अभी वीडियो में संपर्क है। अभी बंधु तिर्की का जगह में जो उठने नहीं है क्या? तो वहीं हाल ही में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। चर्चा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उससे बड़े चर्चा में आ गए थे। लेकिन अब इसी बीच उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने की जानकारी देकर सनसनी फैला दी। जी हाँ, कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुझे बहुत प्यार करता है और मैं कांग्रेस में जाने के फैसले को वापस लेता हूं। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। तो वहीं राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर हुए बिल्डिंग हादसे के बाद अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
अधिकारी लगातार घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। तो वहीं फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पीडब्ल्यूडी और एलडीए की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 11 सितंबर को मैनपुरी का दौरा करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर मैनपुरी के करहल में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि करहल समेत यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव से पहले तैयारियां जोरों पर है। ओम प्रकाश राजभर करहल में कर्रा स्थित पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। जिलाध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो वहीं गोंडा के मदईजोत गांव में डायरिया फैलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। डायरिया से 3 दिन के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई है और 6 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटिया थोक में भर्ती है। डायरिया से हालात बिगड़ता देख स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। तो डायरिया फैलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और 3 दिन के अंदर इस बीमारी की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सीएचसी में डायरिया के सभी जो बाकी मरीज हैं 6 लोग, उनको भर्ती करवाया गया है।